गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 9 अगस्त है और मेरे इस जनजाति क्षेत्र के सभी निवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं, आजकल जो हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं कोविड-19 के चलते, तो रैंडमली जो भी मैं पढ़ता हूं कभी कभार, तो मैं चाहता हूं कि यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप सबसे वो शेयर करूं। तो मैं आज जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है क्लास 10th की सोशल साइंस का हिस्ट्री पोर्शन। इतिहास की जो बुक है क्लास 10th की, वो इंडिया एंड कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड सेकेंड। इसका पहला पार्ट आपने 9th क्लास से पढ़ा था और मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं वैसे कोई सोशल साइंस का टीचर नहीं रहा हूं, लेकिन जितना भी मैंने समझा है सोशल साइंस को, तो इसकी जो डिटेल और इन डेप्थ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कारण है कि अपने इधर के बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आरएस आईएएस वो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं? उसका रीजन मैं ये मानता हूं कि वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसको जस्ट एक साथ में पढ़ना है तो ये समझकर, एक बर्डन समझकर पढ़ते हैं, न कि उसको गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आज हिस्ट्री के बारे में आपको कहना चाहूंगा। हिस्ट्री की जो बुक है, मैंने इस किताब को पढ़ा और सिर्फ मैंने अभी एक पेज को ही अच्छे से स्टडी किया है, वो है इसका इंट्रोडक्शन। तो मैं चाहूंगा कि जब भी आप कोई किताब पढ़ें तो उसका डिटेल, कौन सा किताब का कौन सा अध्याय, चैप्टर आपके इस बुक में क्यों शामिल किया गया है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको इंट्रोडक्शन से क्लियर होता है। तो हम सबसे पहले क्लास 10th के हिस्ट्री के पोर्शन को यदि कौन समझना है, इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स आपके बुक में शामिल हैं। तो उन 8 चैप्टर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम उसके इंट्रोडक्शन से समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, क्लास 10th की जो हिस्ट्री का जो बुक है, उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से शुरू होता है। सबसे पहले बुक राइटर हमको बताना चाहते हैं कि आज जो हम दुनिया देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग नेशंस हैं, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, सारे जो देश हैं, उन देश को हम इसे ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब ये तो हमेशा से रहे होंगे, हमेशा सोचते हैं। जबकि ये बताना चाहते हैं कि आज से यदि 200-250 साल पहले, यदि टाइम कैप्सूल में बैठ के आप जाएं, आज से 250 साल पहले, मतलब 1750, 16वीं सदी में, तो आप वहां जाकर देखेंगे कि कहीं भी पूरे विश्व में कोई इस तरह के नेशंस नहीं है जैसे आज दिखाई देते हैं। वहां पर अलग अलग तरह के राजतंत्र हैं, कहीं पर किसी का शासन है, जैसा कि आप भारत में भी जानते हैं कि आज़ादी से पहले यहाँ पर कई 500 से ज़्यादा भी देसी रियासतें थी, राजस्थान में भी इसी तरह से। तो ये जो अलग अलग तरह के राज्य हैं, अलग अलग तरह की टेरिटोरीज होती थी, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया है जो फ्लेक्सिबल होता था। कभी इस राजा ने उस राजा को हराया तो वो उसके अंदर चला गया, और इसी तरह से लगातार इसके अंदर परिवर्तन होता रहता था। तो अभी जो हम यहाँ समझना चाहते हैं कि कैसे एक राष्ट्र की भावना आई, नेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ पहला जो हमारा बुक है राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना कैसे आई। तो यहां पर हमको एक बात और समझनी होगी जो मेरे लिए, मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट, अ कंट्री और अ नेशन। एक स्टेट और एक नेशन में क्या डिफरेंस होता है? स्टेट मीन्स एक फिक्स ज्योग्राफिकल टेरिटोरी है, वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, जबकि नेशन बियॉन्ड ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो सकता है और वो एक कल्चरल आइडेंटिटी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे भारत के लोग, भारत एक ज्योग्राफिकल एरिया है। आप जानते हैं कि हिमालय से लगाकर नीचे कन्याकुमारी तक, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, इसके बीच में जो भूभाग है ये भारत है, यहाँ पर रहने वाले भारतीय हैं। तो भारत एक स्टेट है। लेकिन यदि भारत के लोग बाहर रह रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में रह रहे हों, चाहे वो कनाडा में रह रहे हों या अमेरिका में रह रहे हों, और वहाँ पर रहते हुए भी वो भारत की जो सांस्कृतिक मूल्यों की, वहाँ की जो भाषा, उन सब चीज़ों को मानते हैं, तो वो भी उन भारतीय राष्ट्र को मानते हैं। वो हमारी राष्ट्रीयता है। तो राष्ट्रीयता एक कल्चरल वैल्यू है, नेशनलिज्म, और स्टेट जो है वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश की है कि ये नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ, कैसे एक राष्ट्र की भावना आई।
आज से 250 से 300 साल पहले जाके आप पूछेंगे तो कोई यह नहीं कहेगा कि मैं भारतीय हूँ। उस समय अलग अलग रियासतों में लोग रहते थे, बटे हुए थे। ये चीज पूरे वर्ल्ड में थी। चाहे आप यूरोप में चले जाएं या फिर रशिया में चले जाएं, कहीं पर भी कोई राष्ट्र नहीं था। अलग अलग तरह की राजतंत्र थे, मोनार्ची थी वहाँ पर। और वो राजा आपस में लड़ते थे, एक दूसरे की टेरिटोरी में इंटरफेयर करते थे, जीत जाते थे तो जीते हुए भूभाग के लोग उसमें शामिल हो जाते थे। तो ये बात थी। तो यहाँ पर सबसे बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्टोरियन है, एरिक हॉब्सबॉर्न की। यहाँ पर एक कोटेशन डाला गया है कि द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट द मॉडर्न नेशन इज इट्स मॉडर्निटी। मतलब कि आज के जो ये मॉडर्न राष्ट्र हैं, आधुनिक जो राष्ट्र हैं, उनकी सबसे खास बात यही है कि वो आधुनिक है, मतलब वो रिसेंट है, अभी अभी हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज नो मोर देन 250 ईयर्स ओल्ड। आज के जो जितने भी राष्ट्र हम देखते हैं, देश देखते हैं, इन सब की जो हिस्ट्री है वो 250 साल से पुरानी नहीं है। तो अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि कैसे वो मोनार्की वाले लोग धीरे धीरे राष्ट्र में बदले। तो यहाँ पर आपको बच्चों 3 चैप्टर्स की एक सीरीज है, एक सेक्शन है। इस सेक्शन में आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में आप पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर कैसे नेशनलिज्म जो है वो राइज हुआ। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले शुरू हुआ, 9th क्लास में हमने पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो वहाँ पर फ्रांस में जो राजा थे, राजतंत्र थे, उनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। उन्होंने सोचा कि पहले ये माना जाता था कि राजा जो है वो देवीय शक्ति है, वो देवता का दूत है और बाकी सब उसकी प्रजा ही है, राजा जो चाहेगा वो करेगा। उसने जो कह दिया वो अंतिम वाक्य है, फाइनल उसका लो, उसके मुंह से निकला वही लो है। लेकिन जब धीरे धीरे लोग समझने लगे, सिविलाइज्ड होने लगे, तो उन्होंने, और जब देखा कि राजा कई अयोग्य होते थे जो गलत डिसीजंस लेते थे, तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके खिलाफ विद्रोह होने लगे। तो यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले हुआ और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फिर नेपोलियन बोनापार्ट का आने के बाद वापस कैसे उसके अंदर गति धीमे हुई, क्या अंतर आया, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फ्रांस ही नहीं, फिर इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अलग अलग जो भी स्लेव कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर, उन सब के अंदर किस तरीके से नेशनलिज्म का राइज हुआ। पहला चैप्टर बहुत अच्छे से हमको बताएगा कि कैसे सबसे पहले यूरोप के अंदर नेशनलिस्ट भावना जो है वो पनपी। और उसके बाद हम सेकंड स्टेप में आएंगे कि जो यूरोप की जो कॉमनवेल्थ, जो यूरोप की कॉलोनीज हुआ करती थी, जैसे कि इंडिया और चाइना। तो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, इंडिया और चाइना के अंदर। और थर्ड के अंदर हम इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ेंगे कि भारत में कैसे राष्ट्रीयता की भावना पनपी और एक भारत आज एक राष्ट्र के रूप में, सशक्त रूप में खड़ा है। तो ये सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सेक्शन 1 के अंदर 3 चैप्टर हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद सेक्शन 2 जो है वो ज़्यादा हमारे इस बारे में है कि किस तरह से चैप्टर जो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है किस तरह से आज जो हमारा ग्लोबल वर्ल्ड है, पहले कोई भी चीज़ किसी देश में भी होती थी तो एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को भेजना बहुत मुश्किल हुआ करता था। कैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया। तो चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। चैप्टर 5 और 6 भी उसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, किस तरह से मॉडर्न सिटीज़, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लेजर्स, इन सब का डेवलपमेंट हुआ। ये 3 चैप्टर सेक्शन 2 के अंदर है। और सेक्शन 3 में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल एक थीमेटिक हिस्ट्री, 2 चीज़ों की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। प्रिंट कल्चर किस तरह से डेवलप हुआ, सबसे पहले कैसे लिखना शुरू हुआ था और उसको प्रिंट करना शुरू हुआ, और प्रिंट करने से बुक्स छपी और नॉलेज बहुत लंबे सालों तक, कई सालों तक प्रिजर्व रहना शुरू हुआ। पहले सिर्फ जो मुंह से ही बोला जाता था, गुरु से ही कोई चीज़ सुनता था और सुन सुन के ही वो चीज़ सीखी जाती थी। लेकिन जैसे ही प्रिंट कल्चर शुरू हुआ
तो रिवॉल्यूशन आ गया नॉलेज को सहेज कर रखने में। और उसके बाद जो सेक्शन 3 के दो चैप्टर हैं, पहला प्रिंट के बारे में, प्रिंट कल्चर के बारे में, और दूसरा जो चैप्टर है वो नॉवेल के बारे में, कि किस तरह से नॉवेल्स की जो हिस्ट्री है, किस तरह से नॉवेल लिखना और उनकी सारी हिस्ट्री शुरू हुई। तो इस तरह से हम इस पूरे हिस्ट्री के चैप्टर को देखें, क्लास 10th के हिस्ट्री के सिलेबस को, तो उसमें 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है राइज ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप, इंडो चाइना एंड इंडिया। और सेकंड जो है वो ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सिटीज़, और इनमें आम लोगों के जीवन में किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट हुआ। और तीसरा जो सेक्शन है उसमें 2 चैप्टर हैं, स्पेशल हिस्ट्री ऑफ प्रिंट कल्चर एंड नॉवेल, ये 2 चैप्टर हैं। तो इस तरह से टोटल 8 चैप्टर हैं। तो मेरा ये पूरा इच्छा रहती है कि यदि आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो उससे पहले उसकी सोच की जो हमारे राइटर हैं उन्होंने क्यों इन चैप्टर को इसमें डाला है और किस तरह से चैप्टर आगे बढ़ेंगे, तो उसको यदि हम समझ लें तो हमको चैप्टर पढ़ना, उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। और भी जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं इन चैप्टर के बारे में भी यदि आपके साथ कुछ भी शेयर करना चाहूँगा तो इस यूट्यूब पे चैनल पर शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि यदि आपको ये उपयोगी लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपके कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच।